हे गाइस, विक्स कॉन हियर। और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि ये है कि क्या मेगालोडॉन शार्क्स आज भी जिंदा है। अब आप सभी को पता होगा मेगालोडॉन शार्क्स के बारे में, और इस वीडियो में उनके बारे में आपको मैं और भी ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। बट अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा कि मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हैं जिनमें मैंने ओशन की मिस्ट्रीज़ के बारे में बात किया। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप वहाँ पर जा सकते हैं और मेरी वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। और मैंने उन सभी वीडियोस में एक कॉमन चीज़ कही है, और वो ये है कि 95% जो ओशन है वो अनएक्सप्लोर्ड है, हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, और हमें ये भी नहीं पता है कि उस 95% ओशन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो मेगालोडॉन शार्क्स थी वो एक्सटिंक्ट कैसे हुई। तो उनकी एक्सटिंक्शन की दो काफ़ी फेमस थ्योरीज है। सबसे पहली थ्योरी तो ये है कि मोस्ट प्रोबेबली क्लाइमेट और वेदर चेंज की वजह से आपकी जो मेगालोडॉन शार्क्स थी वो एक्सटिंक्ट हो गई, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाई। बट रिसेंटली अभी एक नई थ्योरी भी सामने आई है जो कहती है कि मेगालोडॉन्स की एक्सटिंक्शन की वजह कुछ और थी, और वो ये थी कि प्लियोसीन एपॉक के टाइम में और भी ज़्यादा प्रेडेटर्स जो थे, मरीन प्रेडेटर्स, वो इंक्रीज हो गए थे, जिसकी वजह से जो मेगालोडॉन्स का शिकार था वो सिर्फ अब मेगालोडॉन्स का ही शिकार नहीं रह गया था, क्योंकि मेगालोडॉन्स को कंपटीशन मिलने लगा था बाकी मरीन प्रेडेटर्स से, और उसी की वजह से मेगालोडॉन्स फाइनली एक्सटिंक्ट हो गई प्लायोसीन एपॉक में। और आपको एक और बात भी याद रखनी है कि जो आपका मायोसीन एपॉक था उस टाइम पे मेगालोडॉन्स की जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी, बट जैसे ही आपका प्लायोसीन एपॉक आया उसके एंड में मेगालोडॉन शार्क्स टोटली एक्सटिंक्ट हो गई थी। वैसा हो सकता है कि आप में से काफी लोग सोच रहे हो आखिर ये एपॉक्स है क्या। वेल, एपॉक्स कुछ भी नहीं है। एपॉक्स हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टाइम इवेंट्स होते हैं या फिर टाइम पीरियड्स होते हैं, और ऐसे बहुत सारे एपॉक्स है जैसा कि आप अभी भी देख सकते हैं, क्वाटर्नरी, नियोजीन, पैलियोजीन, ये बहुत सारे एपॉक्स है। और मुझे नहीं लगता कि हमें इस टॉपिक में अभी फर्दर जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए अब हम वापस मेगालोडॉन्स के डिस्कशन में आते हैं। तो मेगालोडॉन्स के बारे में हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है वो एक्चुअली हमें फॉसिल से मिली है, क्योंकि जो शार्क स्केलेटन्स होते हैं उनमें मोस्टली कार्टिलेज ही होता है, और कार्टिलेज ही वो पार्ट होता है जो कि फॉसिलाइज भी करता है। तो फॉसिल्स की वजह से ही हमें सारी इंफॉर्मेशन मेगालोडॉन्स के बारे में मिली हुई है। तो अब हम ये कोशिश करेंगे जानने की कि क्यों कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मेगालोडॉन्स क्या अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो कुछ केसेस लेते हैं हम। सबसे पहले मेगामाउथ शार्क। मेगामाउथ शार्क्स की ही स्पीसीज है जो कि आज एग्जिस्ट करती है, आज के टाइम में एग्जिस्ट करती है। बट आपको ये जान के काफ़ी हैरानी होगी कि भले ही ये काफ़ी बड़ी शार्क्स होती है जो कि 16 फीट तक जा सकती है, फीमेल्स 16 फीट तक जा सकती है और मेल्स 13 फीट तक ग्रो कर सकते हैं, बट इन शार्क्स को 1976 में डिस्कवर किया गया था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये इतनी बड़ी शार्क्स थी जो कि समुद्र में ही रहती थी, तो इन्हें पहले क्यों नहीं किसी ने डिस्कवर कर लिया। तो ये भी काफ़ी सोचने वाली बात है कि यार हाँ, ये पहले डिस्कवर क्यों नहीं हुई। और दूसरा केस होता है सिलिकंथ का। सिलिकंथ का केस जो है वो और भी ज़्यादा हम कह सकते हैं स्ट्रेंज केस है, क्योंकि इस फिश को लोगों ने सोचा था 65 मिलियन ईयर्स अगो कि ये एक्सटिंक्ट हो गई है, और 1938 में इन्हें फिर से रीडिस्कवर कर लिया गया, और इसीलिए इसे हम लिविंग फॉसिल के नाम से भी जानते हैं। तो आप खुद सोचिए, जिस फिश को लोगों ने सोचा था कि 65 मिलियन ईयर्स अगो वो एक्सटिंक्ट हो गई थी, अचानक से 1938 में वो फिशेस वापस से समुद्र में पाई गई। स्ट्रेंज। मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग केस के बारे में भी बताना चाहता हूँ। 1873 में एक शिप के क्रू ने, जिसका नाम था HMS चैलेंजर, उन्होंने शार्क टीथ डिस्कवर किया, मेगालोडॉन टीथ डिस्कवर किया, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 11,000 से लेकर 24,000 ईयर्स ओल्ड था। बट अब आप में से काफ़ी लोग सोचेंगे कि मेगालोडॉन्स तो उससे कहीं पहले एक्सटिंक्ट हो गई थी, तो वो उतना ओल्ड कैसे था। और इसलिए कई लोग मानते हैं कि हो सकता है कि मेगालोडॉन्स की एक्सटिंक्शन की जो डेट है वो शायद गलत हो, और कई लोग तो ये भी मानते हैं कि मे बी मेगालोडॉन्स कभी एक्सटिंक्ट ही नहीं हुई। बट इसका भी रीज़न है मोस्ट प्रोबेबली थिक मिनरल क्रस्ट प्रेसिपिटेट, जो कि मैंगनीज डाइऑक्साइड का प्रेसिपिटेट था। मे बी उसकी वजह से जो वो शार्क टीथ था उसका डिकम्पोजिशन रेट लोअर हो गया था, और उसी की वजह से फॉसिलाइजेशन के वक्त उसका वाइट कलर भी मेंटेन रहा, जिसकी वजह से वो मेगालोडॉन टीथ रिलेटिवली न्यू लग रहा था। जैसे
किसी नई मैगेलोडन शार्क का ही हो वो। तो ये इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन थी। बट अगर आप मेरे पुराने टाइम से सब्सक्राइबर हो तो मैंने ऐसे काफ़ी सारी वीडियोस डाल दी हुई है, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी कहा, हमने समुद्र में कुछ ऐसी आवाज़ों को सुना है जिन्हें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप वहाँ जाए, उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो में मैंने जो आप लोगों को साउंड्स सुनाई है उन्हें सुने, और उसके बाद मुझे यहाँ आकर बताया कि आप लोग को क्या लगता है कि वो साउंड्स किस वजह से और कैसे ओरिजिनेट हुई। क्या वो किसी मरीन एनिमल ने निकाली, हो सकता है मैगेलोडन की आवाज़ हो, हमें नहीं पता। और वैसे ही मैंने एक और मिस्टीरियस क्रिएचर की भी बात की है, द ब्लूप जिसको हम कहते हैं। और अगर वो एग्जिस्ट करता है क्रिएचर, तो मैंने जैसा आप लोगों को बताया है वो क्रिएचर बहुत बड़ा होगा, सिर्फ मैगेलोडन से बड़ा ही नहीं होगा, वो ब्लू व्हेल से भी बड़ा होगा। तो आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं, मैंने उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और इस वीडियो में आप मुझे ज़रूर बताएं आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मैगेलोडन शार्क्स आज भी एग्जिस्ट करती है, क्या वो मारियाना ट्रेंच में है। वेल, सिंस हमने मारियाना ट्रेंच की बात कर ही लिया है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैगेलोडन्स जो थी वो इतने डीप वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकती थी। बट हम कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है कि एवोल्यूशन के टाइम में अगर कोई मैगेलोडन शार्क्स एग्जिस्ट करती होगी तो हो सकता है वो ऐसे इवॉल्व हो गई हो कि वो अब डीप वाटर में भी एग्जिस्ट करे। बट जब मैगेलोडन्स अपने टाइम में एग्जिस्ट करती थी तो शैलो वाटर को प्रेफर किया करती थी और डीप वाटर को नहीं। तो वेल, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। मिलेंगे अगली वीडियो में।